नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्टिव 1.2 मोबाइल डिवाइस डिस्प्ले, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिस्प्ले कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस को कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे। लैपटॉप्स और मोबाइल डिवाइसेस में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्लेज यूज होते हैं जो कि दूर से सिमिलर लगते हैं बट इंटरनल डिजाइन और बिल्ट इन फीचर्स की वजह से वाइडली वेरी करते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले डिस्प्ले एंड डिस्प्ले टाइप्स जस्ट लाइक एलसीडी, एलसीडी की टाइप्स और ओएलईडी। इसके बाद डिफरेंट मोबाइल कंपोनेंट्स, वाईफाई एंटीना, कैमरा, माइक्रोफोन, डिजिटाइजर और इन्वर्टर, इन सब कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि एक मोबाइल डिवाइस के साथ यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ लैपटॉप डिस्प्ले, विच वन इज बेस्ट। डिस्प्ले की टाइप समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्प्ले होता क्या है। डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिक्स को शो करने के लिए यूज होता है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटिंग डिवाइस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। मींस अगर ये खराब हो जाए तो आप डिवाइस को यूज नहीं कर सकेंगे। और जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनके अंदर ये यूज होता है उनमें कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और वेयरेबल डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब डिस्प्ले की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? डिस्प्ले की बेसिकली 4 टाइप्स हैं जो पहले यूज होती थी या आज यूज हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मींस ओएलईडी और कैथोड रे ट्यूब जिसे सीआरटी ट्यूब भी कहते हैं। इनमें एलईडी और सीआरटी ट्यूब्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव का हिस्सा नहीं, बट इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि एलईडी भी मोस्टली कंप्यूटिंग डिवाइसेस में एज अ डिस्प्ले यूज होती है। और जो कैथोड रे ट्यूब थी, ये अगर आपने कंप्यूटर मॉनिटर्स को देखा हुआ है तो उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी जो कि अब बेयरली कहीं कहीं पे यूज होती है। और रही 2 टेक्नोलॉजीज एलसीडी और ओएलईडी, इसके बारे में हम इसी वीडियो के अंदर इन डेप्थ स्टडी करेंगे और जिन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज को कैटेगराइज किया जाता है उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये दी हुई हैं। इनके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज को कैटेगराइज करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम एलसीडी मींस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसके बारे में देखेंगे। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी एक थिन फ्लैट पैनल स्क्रीन है जिसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स और पोलराइजर्स को यूज करके लाइट को कंट्रोल किया जाता है और लाइट की कंट्रोलिंग के बाद इमेज क्रिएट होती है। एलसीडी पैनल्स के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स और ट्रांजिस्टर्स की एक थिन फिल्म यूज होती है जिसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसी वजह से एलसीडी पैनल्स को टीएफटीज भी कहा जाता है। अब ये काम किस तरह करती है, अगर आप रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इस इमेज को यूज करते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक एलसीडी डिस्प्ले काम किस तरह करता है। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास एलसीडी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है ये एक स्टैक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होता है और हर एक लेयर का अपना एक खास पर्पस होता है। सबसे पहले जो हमारे पास एलसीडी डिस्प्ले का स्टैक है उसमें सबसे नीचे वाला या सबसे पीछे वाला स्टैक बैकलाइट है। बैकलाइट का पर्पस व्हाइट लाइट एमिट करना है। ये 2 टाइप्स की बैकलाइट होती हैं जिनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाला स्टैक या उसके बाद वाली लेयर जो कि वर्टिकल पोलराइजर है वो लाइट को वर्टिकली पोलराइज करता है। इट मींस वो वही लाइट पास होने देता है जो कि वर्टिकल होती है। उसके बाद हमारे पास एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स की लेयर होती है जो कि नॉन विजिबल ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इनसे लाइट पास होती है और वोल्टेज को कंट्रोल करती है। उसके बाद वाला स्टैक जो कि एलसीडी का मेन कंपोनेंट है जिसके जरिए एलसीडी काम करती है वो है लिक्विड क्रिस्टल्स। ट्रांजिस्टर से लाइट पास होके लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जाती है। यहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल है ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसी वजह से एलसीडी की बेसिक 3 टाइप्स हैं जो कि फर्दर हम डिस्कस करेंगे। और जब लाइट टीएफटी ट्रांजिस्टर्स से गुजर के लिक्विड क्रिस्टल के पास जाती है तो लिक्विड क्रिस्टल पे वोल्टेज अप्लाई करके उनकी ओरिएंटेशन चेंज करके लाइट को कंट्रोल या ब्लॉक किया जाता है। कंट्रोलिंग और ब्लॉकिंग आपको टाइप्स में पता चलेगा। उसके बाद वाला स्टैक हमारे पास आरजीबी कलर फिल्टर होता है जिसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू सब पिक्सल्स होते हैं जो कि लाइट को कलर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लास्ट लेयर आती है वह है हॉरिजॉन्टल पोलराइजर और ये हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है जो उसी लाइट को पास होने देता है जो हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। उसके बाद फाइनल स्क्रीन पे डिस्प्ले ग्लास पे हमें अपना आउटपुट या इमेज, ग्राफिक, वीडियो, टेक्स्ट शो हो जाता है। आई होप कि जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ लग गई होगी। अदरवाइज आप YouTube पे कोई भी वीडियो से इसकी वर्किंग को क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज जो बुक के अंदर लिखा हुआ है CompTIA Plus की बुक्स के अंदर
उनको रीड कर सकते हैं। बताया था कि जो बैकलाइट होती है वो दो तरह की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस के अंदर यूज होती है। बेसिकली डिस्प्लेस में यूज होने वाली तीन तरह की बैकलाइट्स हैं। उनके अंदर जो दो बैकलाइट्स हैं CCFLs एंड LEDs, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस के अंदर मोस्टली यूज होती हैं। जो कि EL पैनल्स होते हैं वो मोबाइल डिवाइसेस में यूज नहीं होते। अगर आप डिजिट्स वाली वॉचेस देखी हैं तो उनमें मोस्टली ये बैकलाइट्स यूज होती हैं। और जो हमारे पास कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप्स हैं और लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, ये मोस्टली LCD डिस्प्लेस के अंदर बैकलाइट के तौर पे यूज होती हैं। अब देखते हैं कि CCFL होता क्या है और ये काम किस तरह करती हैं। CCFL जो कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी है बैकलाइट की, मोस्टली ओल्डर लैपटॉप्स में यूज होती हैं। और ये काम किस तरह करती हैं? पैरेलल ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर मर्करी वेपर्स होते हैं, और जब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इन वेपर्स को एक्साइट किया जाता है तो उनमें से नॉन विजिबल अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है। और फिर इस अल्ट्रावायलेट नॉन विजिबल लाइट्स को विजिबल व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करने के लिए फास्फोरस कोटिंग यूज होती है, जो कि ट्यूब के अंदर की जाती है। जब वो लाइट फास्फोरस कोटिंग से टकराती है तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ये CCFLs काम करते हैं। और जिन डिसएडवांटेजेस की वजह से अब CCFLs मोस्टली लैपटॉप्स में यूज नहीं होते, उनमें कॉमनली बल्कि इन्वर्टर यूज करती थी ये टेक्नोलॉजी, AC पावर सोर्स को यूज करती थी, अल्टरनेटिंग पावर सोर्स। एज यू नो कि बैटरीज के अंदर DC पावर स्टोर होती है और DC पावर से ही लैपटॉप्स चलते हैं। बट इसके अंदर AC पावर्स यूज होती थी, जिसकी वजह से इन्वर्टर को यूज करना पड़ता था। उसके बाद शॉर्टर लाइफ स्पैन होती थी और मर्करी वेपर्स जो कि एक खतरनाक मटेरियल है ट्यूब्स के अंदर, वो यूज होता था। और अगर कोई ट्यूब क्रैक हो जाती तो बहुत ही हेल्थ के इश्यूज बन जाते थे। उसके बाद जो लेटेस्ट और अब यूज हो रही है मोस्टली LCD डिस्प्लेस के अंदर, उनमें लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। इन लाइट एमिटिंग डायोड्स ने CCFLs को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इसके एडवांटेजेस CCFLs के डिसएडवांटेजेस से ज्यादा थे। इसी वजह से मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर LED बैकलाइट्स यूज होती हैं। अब ये तीन तरह की बैकलाइट्स हैं, या ओरिएंटेशन के हिसाब से ये तीन तरह की बैकलाइट्स मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर या किसी भी डिस्प्ले के अंदर यूज होती हैं। सबसे पहले एजलिट LEDs, जिसके अंदर एजेस पे ओनली LEDs होती हैं। उसके बाद फुल अरे LEDs, जिनको आप इस इमेज में देख सकते हैं, और मिनी LEDs, ये भी फुल अरे LEDs की तरह ही होते हैं, बट इनमें छोटी LEDs को यूज किया जाता है। अब ये काम किस तरह करती हैं? अगर आपने सोलर सिस्टम कभी देखा है तो उस पे लाइट पड़ती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये भी उसी तरह लेकिन ऑपोजिट काम करती है। जब ट्रांजिस्टर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। इसकी इन डेप्थ वर्किंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मोस्टली फिजिक्स के कंसेप्ट हैं, जो कि CompTIA+ का ऑब्जेक्टिव नहीं। और जो इसके एडवांटेजेस हैं उसमें हायर ब्राइटनेस, बेटर कलर एक्यूरेसी, लो पावर कंजप्शन, लॉन्गर लाइफ स्पैन और एबिलिटी टू क्रिएट थिन एंड लाइट वेट डिस्प्लेज। इसके अलावा इसमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल यूज नहीं किया जाता, इसीलिए ये सेफर है यूज करने में। और ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ओवरऑल LCD डिस्प्ले के लिखे हुए हैं, आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। उन टाइप्स के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का क्या डिसएडवांटेज है और किस टाइप के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। टाइप्स ऑफ LCD। There are 3 types of LCD जिनको लिक्विड क्रिस्टल की ओरिएंटेशन के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है, और उसी ओरिएंटेशन की वजह से हर LCD डिस्प्ले की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी वजह से उनको कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास ट्विस्टेड न्यूमेटिक, इन प्लेन स्विचिंग और वर्टिकल अलाइन, ये 3 टाइप्स हैं। इन तीनों टेक्नोलॉजीज की प्रॉपर्टीज और प्राइस रेंज डिफरेंट होती है। और अगर आपने कोई लैपटॉप परचेज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस लैपटॉप के अंदर कौन सा डिस्प्ले यूज हो रहा है। अगर आपने ग्राफिक्स के लिए यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इस लैपटॉप के अंदर कौन सी LCD मेरे लिए कारगर है। और अगर गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि गेमिंग के लिए कौन सी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी बेस्ट है। और ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है कि ये सिनेरियो है, ये रिक्वायरमेंट्स है, और आपने बताना है कि कौन सी LCD इन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से परफेक्ट होगी। और LCDs की जिन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, उनमें मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनमें वर्टिकल रिफ्रेश रेट, कंट्रास्ट रेशो, व्यूइंग एंगल्स, कलर क्वालिटी और रिस्पॉन्स टाइम शामिल है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको देख के कोई भी डिस्प्ले परचेज किया जाता है। सबसे पहले वर्टिकल रिफ्रेश रेट, इसका मतलब यह है कि एक स्क्रीन कितनी देर के अंदर
इमेज को ड्रॉ करती है। ये मोस्टली हर्ट्ज के अंदर मींस फ्रीक्वेंसी के अंदर काउंट की जाती है। दूसरे नंबर पे है कंट्रास्ट रेशो, जो कि व्हाइट लाइट और ब्लैक लाइट का रेशो होता है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है व्यूइंग एंगल। अगर आपके घर में कोई एलसीडी लगी हुई है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लगा हुआ है, तो आप डिफरेंट एंगल से उसे देखें तो आपको कई दफा कलर डिस्ट्रक्शन फील होगी। कुछ एंगल से आपको अच्छे से इमेज नहीं नजर आएगी। ये होता है व्यूइंग एंगल। उसके बाद हमारे पास कलर क्वालिटी है, जो कि कलर्स को रिप्रोड्यूस करता है, मींस कि वो डिस्प्ले कितने कलर्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद जो लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है उसमें है रिस्पॉन्स टाइम। एक जो पिक्सल है वो पिक्सल या पिक्सल कितनी देर के अंदर अपने कलर को चेंज करता है। मोस्टली मिली सेकेंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। अब जो मोस्टली स्टैंडर्ड्स डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं उनमें रिफ्रेश रेट जो है वो 60 हर्ट्ज यूज होता है, और मोस्टली जो 4K डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैं उनमें 30 हर्ट्ज मींस 60 हर्ट्ज वाली एलसीडी या डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एक इमेज को 60 दफा एक सेकंड के अंदर रीड्रॉ कर सकती है। और जहाँ पे 30 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी 30 दफा एक सेकंड के अंदर इमेज को रीड्रॉ कर सकती है। और जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ही ज्यादा वो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी गेमिंग के लिए बेहतर होगी। उसके बाद वाइड व्यूइंग एंगल, कि आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको सही लाइट, सही इमेज, सही कलर्स के साथ नजर आएगी, और अगर आप साइड से या ऊपर नीचे होके देखेंगे तो आपको कलर डिस्ट्रक्शन नजर आएगी। और तीसरी प्रॉपर्टी कलर क्वालिटी है, जिसको कलर गमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये आइडियली 100% ऑफ द टोटल कलर रेंज। और मोस्टली sRGB जो कि स्मॉलेस्ट कलर गमेट है, मोस्टली गेमिंग के लिए यूज होता है। अगर आपने वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग के लिए डिस्प्ले परचेज करना है तो उसमें यूज होने वाले लार्जर कलर गमेट्स जो होते हैं वो Adobe RGB होते हैं। इनके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज ये इतनी इन डेप्थ डिटेल्स CompTIA+ के एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बट ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के अंदर जिन टॉपिक्स को भी लिखा हुआ है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और जो हमारे पास सबसे पहले एलसीडी की टाइप आती है उसमें है ट्विस्टेड न्यूमेटिक या TN LCDs, जो कि ओरिजिनल LCD टेक्नोलॉजी है। TN डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर लिक्विड क्रिस्टल की अलाइनमेंट ट्विस्टेड मींस 90 डिग्री पे होती है, और जब उस पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो वो लिक्विड क्रिस्टल्स ट्विस्ट और अनट्विस्ट होके लाइट को ब्लॉक करते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो ब्लॉकिंग होता है, मींस वो लाइट को ब्लॉक करके इमेज को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कलर एक्यूरेसी की वजह से इनकी लोअर कलर एक्यूरेसी होती है और लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स होते हैं। इन टेक्नोलॉजीज के अंदर रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट ज्यादा होता है, और मोस्टली TN LCDs के अंदर 240 हर्ट्ज तक का रिस्पॉन्स टाइम देख सकते हो। फास्टर रिस्पॉन्स टाइम और रिफ्रेश रेट होने की वजह से ये टेक्नोलॉजीज गेमिंग के लिए परफेक्ट हैं, बट विद लो कंट्रास्ट। व्यूइंग एंगल पुअर होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कलर शिफ्ट्स आ जाते हैं जब आप किसी स्ट्रेट एंगल की बजाय किसी दूसरे एंगल से डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को देखते हैं। उसके बाद कलर एक्यूरेसी और कंट्रास्ट रेशो लो होता है, जो कि टाइपिकली 1000:1 होता है। उसके बाद ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, और याद रखिएगा हायर रिफ्रेश रेट और लो कास्ट की वजह से ये गेमिंग के लिए बेस्ट कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद जो LCD टेक्नोलॉजी हमारे पास आती है वो इन प्लेन स्विचिंग है। IPS LCDs के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स की अलाइनमेंट पैरेलल होती है, जो कि रोटेट करती है रेदर देन ट्विस्ट, और ये रोटेट होकर लाइट को कंट्रोल करती है। इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी का कंट्रोलिंग सिस्टम लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम कंट्रोलिंग होता है, मींस कि ये लाइट को कंट्रोल करके इमेज जनरेट करता है। इसी वजह से कलर एक्यूरेसी एक्सीलेंट होती है, और वाइड व्यूइंग एंगल्स होते हैं, मींस आप 178 डिग्री एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आपको प्रॉपर कलर्स नजर आएंगे। और मोस्टली मोबाइल डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में यही टेक्नोलॉजी IPS टेक्नोलॉजी यूज होती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम वेरी करता है लेकिन बेहतर है, जो कि चीप IPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के अंदर कम होता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम वेरी करता है प्राइस रेंज के हिसाब से। जितना महंगा आप IPS टेक्नोलॉजी परचेज करेंगे उतना बेहतर रिस्पॉन्स टाइम आपको मिल जाएगा। उसके बाद वर्टिकल रिफ्रेश रेट जो होता है वो इसका 144 हर्ट्ज तक होता है, जो कि 60 हर्ट्ज से जो मोस्टली डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज किया जाता है उससे डबल है। IPS और TN टेक्नोलॉजी का जो कंट्रास्ट रेशियो है
वो कंपेरेबल है, मींस आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी मोस्टली फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के पर्पज से यूज होती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आप गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एज जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतना बेहतर होगा गेमिंग के लिए। और इस टेक्नोलॉजी का जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज तक का है, मींस ये गेमिंग के लिए भी यूज की जा सकती हैं। और ये TN टेक्नोलॉजी से एक्सपेंसिव होती है और मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर यूज की जाती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट LCD टेक्नोलॉजी है वो वर्टिकल अलाइन है, जिसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स की अलाइनमेंट परपेंडिकुलर होती है, मींस टिल्ट होती है रेदर देन ट्विस्ट और रोटेट। इसके अंदर जो लाइट का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो कंट्रोलिंग है, मींस वो लाइट को कंट्रोल करके इमेज फॉर्म करती है, जिसकी वजह से कलर एक्यूरेसी अच्छी और मॉडरेट व्यूइंग एंगल्स होते हैं। रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है, लेकिन इसका इम्प्रूवमेंट प्रोसेस अभी चल रहा है। कंट्रास्ट रेशो जो कि पिछली 2 टेक्नोलॉजी से बेहतर है, हाईएस्ट है, और मोस्टली ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज मूवीज और वीडियो एडिटिंग जैसे पर्पस के लिए यूज होती हैं। और ये IPS और TN टेक्नोलॉजी का कंप्रोमाइज है, मींस प्राइस के हिसाब से भी और वर्किंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी। इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप सब के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप CompTIA+ की प्रिपरेशन कर रहे हो। उन पॉइंट्स में ये बताऊंगा कि आप किस तरह CompTIA+ के हर एक डोमेन के हर एक ऑब्जेक्टिव को इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो विद फंड्स और रिसोर्सेज जो कि आपको ऑनलाइन रिसर्च करने के बाद मिलेंगे, वो आपको फ्रीली मिल जाएंगे। और अगर आप अपने नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज आपको उन्हीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा। OLEDs और ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। OLEDs थिन पैनल होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और OLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रिंट करके बनाया जा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी को 2 फॉर्म्स के अंदर डेवलप किया जाता है, जिसके अंदर पैसिव मैट्रिक्स और एक्टिव मैट्रिक्स, मींस P-मोल्ड और अमोल्ड। आपने अमोल्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को मोस्टली मोबाइल डिवाइसेस में देखा होगा। और ये काम किस तरह करती है? इसका काम भी LEDs की तरह ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर आपस में मिलते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि विजिबल लाइट होती है। और इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल 2 इलेक्ट्रोड्स के अंदर सैंडविच की तरह मौजूद होता है, और जब इन इलेक्ट्रोड्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के आपस में कंबाइन होने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो विजिबल लाइट होती है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने जब स्क्रीन के साथ लगाया तो वो एक स्पेसिफिक स्पॉट पर लाइट एमिट कर रहा है। इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये थिनर और लाइट वेट होते हैं। इमेज में देख सकते हैं कि कितना थिन और लाइट वेट होगा। फ्लेक्सिबल होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए इस टेक्नोलॉजी को ग्लास की जरूरत नहीं होती। इसमें बैकलाइट यूज नहीं की जाती LCD की तरह, क्योंकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज होता है वो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है। इस टेक्नोलॉजी का कंट्रास्ट रेशो हाई होता है, जिसकी वजह से आपको डीप ब्लैक कलर देखने को मिलता है। व्यूइंग एंगल वाइड होते हैं जो कि IPS टेक्नोलॉजी की तरह 178 डिग्री तक के हो सकते हैं। उसके बाद जो रिस्पॉन्स टाइम है और रिफ्रेश रेट है इसका मॉडरेट होता है जो कि 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट आप देख सकते हैं। इसके बाद इस टेक्नोलॉजी की पावर कंजप्शन लो होती है। ज्यादा टाइम यूज करने की वजह से OLEDs खराब हो जाती हैं। कॉस्ट जनरली ज्यादा होती है और ये टेक्नोलॉजी मोस्टली फोन्स के अंदर, टैबलेट्स के अंदर और स्मार्ट वॉचेस के अंदर यूज की जाती है। इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के मेजर 2 ड्रॉबैक्स हैं, जिनके अंदर सबसे पहले ये है इस टेक्नोलॉजी का ब्राइटनेस लेवल कम होता है एज कम्पेयर टू LCDs, क्योंकि इसके अंदर बैकलाइट यूज नहीं होती, इसी वजह से ब्राइटनेस कम होती है। और जो दूसरा ड्रॉबैक है इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का वो बर्न इन है। अगर आप इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर एक स्टैटिक इमेज को कई घंटों के लिए लगा के रख देंगे तो उसकी वजह से आप जब भी इस टेक्नोलॉजी को या उस डिवाइस को दोबारा यूज करेंगे तो वो इमेज आपको स्क्रीन पे नजर आ सकती है। और लैपटॉप्स जिनके अंदर OLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज होती है उनकी प्राइस $900 से अबव होती है। मोबाइल डिस्प्ले कंपोनेंट्स। अब हम उन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होते हैं। पहले बता चुका हूं जो हमारे पास डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है वो
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर का एक स्टैक होता है जिसके जरिए एक इमेज जनरेट होती है, और उसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को कुछ कंपोनेंट्स के साथ यूज करके हम टच सेंसिटिव इमेजेस बना सकते हैं। और जिन कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें प्रोटेक्टिव ग्लास, टच स्क्रीन या जिसे डिजिटाइजर भी कहते हैं, उसके बाद डिस्प्ले पैनल, बैकलाइट और पोलराइजर फिल्टर्स ये शामिल हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव ग्लास। जब आप कोई भी मोबाइल डिवाइस परचेज करते हो तो उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव ग्लास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं होता। यूजर अपने हिसाब से वो प्रोटेक्टिव ग्लास इंस्टॉल कर सकता है, और जो मोस्टली मोबाइल्स के अंदर ग्लास यूज किया जाता है वो यूजुअली गोरिल्ला ग्लास होता है, जो कि डिस्प्ले को स्क्रैचेस, क्रैक्स और फिजिकल डैमेज से बचाता है। प्रोटेक्टिव ग्लास मोस्टली मोबाइल डिवाइसेस और टैबलेट्स के अंदर यूज होता है, और अगर इसको लैपटॉप्स में यूज करना है तो कुछ लैपटॉप्स हैं कुछ जिन पे आप प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कर सकते हो। ये इजीली अवेलेबल होता है और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत इजी होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो स्टैक होता है वो टच स्क्रीन या डिजिटाइजर होता है। अगर आप कोई भी टच सेंसिटिव डिवाइस परचेज करते हो जस्ट लाइक स्मार्टफोन, तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला ग्लास होता है वो हमारे पास डिजिटाइजर होता है। अगर आपने ग्लास इंस्टॉल नहीं करवाया तो वो जो डिजिटाइजर है वो एक ग्लास होता है, और ये डिजिटाइजर आपकी टच लोकेशन को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है जो कि फोन अंडरस्टैंड कर ले। और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर कैपेसिटिव डिजिटाइजर, रेजिस्टिव डिजिटाइजर, एक्टिव स्टाइलस डिजिटाइजर और इंडक्टिव डिजिटाइजर है। इनके बारे में आप फर्दर AI यूज करके या फिर गूगल करके रीड कर सकते हो। जो तीसरे नंबर पे हमारे पास स्टैक होता है जो इमेज प्रोडक्शन के लिए यूज होता है वो है डिस्प्ले पैनल। इसकी दो टाइप्स हैं, LCD और OLED, जो मोस्टली मोबाइल डिवाइसेस में यूज होती है, और इनके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और जो सबसे लास्ट वाला स्टैक है LCD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का वो है बैकलाइट। एज LCD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी खुद OLED की तरह लाइट तो बना नहीं सकती, इसीलिए LCD डिस्प्लेस के अंदर बैकलाइट को यूज किया जाता है। और इनके बारे में भी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दो टाइप्स यूज होती हैं, CCFL और LED बैकलाइट्स। जो लास्ट पे हमारे पास कंपोनेंट बचता है वो है पोलराइजर फिल्टर्स। ये वही पोलराइजर फिल्टर्स हैं जो कि LCD डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होती हैं। वीडियो को पॉज करके पोलराइजर फिल्टर के फंक्शन और पोलराइजेशन के प्रोसेस को रीड कर सकते हो। अब हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वाईफाई एंटीना कनेक्टर्स एंड रिप्लेसमेंट। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें मैंने आपको बताया था मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स, इनके अंदर एंटीनास यूज होते हैं। अगर आप किसी भी लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं तो आपको लैंड कार्ड मिलेगा जिन पे दो वायर्स यूज होती हैं। अगर बैक पैनल को ओपन करने से आपको नजर नहीं आते तो मोस्टली ये कीबोर्ड के नीचे मौजूद होते हैं। इनके साथ दो वायर्स होती हैं, मोस्टली एक व्हाइट और एक ब्लैक कलर की, और इनमें से एक वायर ब्लूटूथ और दूसरी वायर वाईफाई के सिग्नल्स को कैप्चर करती हैं। वाईफाई के और ब्लूटूथ के रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करके नेटवर्क कार्ड तक पहुंचाती हैं। और ये जो वायर है मोस्टली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के दोनों या एक एंड पे यूज होती है, जिसके जरिए ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के टॉप पे वेबकैम के साथ टेप के जरिए लगाए हुए होते हैं। और इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह हम किसी भी वाईफाई एंटीना को रिप्लेस या कनेक्ट कर सकते हैं। वेबकैम एक स्मॉल वीडियो कैमरा है जो कि वीडियोस को कैप्चर और ट्रांसमिट करने के लिए मोबाइल डिवाइसेस में यूज होता है और कॉमनली कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। अगर आप मोबाइल डिवाइस जस्ट लाइक स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो आपका जो फ्रंट कैमरा है हम उस फ्रंट कैमरा को वेबकैम कह सकते हैं। और किसी भी लैपटॉप के अंदर इस कैमरा को स्क्रीन ओपन करके, लैपटॉप को ओपन करके, जिस तरह वर्किंग प्रोसेस के लिए हम ओपन करते हैं, डिस्प्ले के ऊपर मिड में या साइड्स में देख सकते हैं। ये वीडियोस को कैप्चर करता है और इसको यूज करने के लिए कुछ ड्राइवर्स की जरूरत होती है जो कि आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और मोस्टली वेबकैम की जो वीडियो क्वालिटी है वो लो होती है। अगर आप बेहतर वीडियो क्वालिटी चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल वेबकैम यूज कर सकते हैं, जिसको हम USB कनेक्टर्स के जरिए लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोफोन, वेबकैम की तो बात कर ली, वेबकैम तो हो गया वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और जो माइक्रोफोन है ये वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल डिवाइसेस में यूज होता है। अगर लैपटॉप्स की बात की जाए तो आपको वेबकैम के साथ 2, 3 या एक होल मिलेगा जिसके पीछे एक माइक्रोफोन इंस्टॉल होता है।
और वेबकैम और माइक्रोफोन दोनों एक ही मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, जिसको हम डिस्प्ले के साथ यूज करते हैं। ये मोस्टली वीडियो कॉल्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज होते हैं और इसकी क्वालिटी भी वेबकैम की तरह लो होती है, बट बेटर क्वालिटी के लिए आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स को यूज कर सकते हैं, जो कि USB पोर्ट्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं या हेडफोन वाले पोर्ट के साथ यूज कर सकते हैं। वेबकैम और माइक्रोफोन्स के रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स इस स्लाइड के अंदर लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। और इनका जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर आप सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ट्रबल शूट करें। सॉफ्टवेयर को ट्रबल शूट करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो पॉसिबल है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम हो, और अगर हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह एक वेबकैम और माइक्रोफोन को लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल या रिप्लेस किया जाता है। टच स्क्रीन एंड डिजिटाइजर्स, इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, आप इनको रीड करके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। बट जो एक चीज जो मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं की वो है स्टाइलस। स्टाइलस एक प्लास्टिक का पेन होता है जो डिजाइनिंग, ड्राइंग, सिग्नेचर और ग्राफिक्स बनाने में यूज होते हैं, इसीलिए बेटर एक्यूरेसी के लिए स्टाइलस को यूज किया जाता है। इसके जरिए आप ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए भी इन स्टाइलस को यूज कर सकते हैं। इन्वर्टर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किसी चीज को इन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। और अगर आप LCDs के अंदर CCFL यूज करते हैं तो उसके अंदर एक इन्वर्टर जरूर मिलेगा, जो कि CCFL बैकलाइट्स के साथ यूज होता है, और ये टेक्नोलॉजी हायर AC वोल्टेज को यूज करती थी। ऑन द अदर हैंड हमारा जो लैपटॉप है ये लोअर DC पावर को यूज करता है, इसी वजह से लोअर DC वोल्टेज को हायर AC वोल्टेज के अंदर इन्वर्ट करने के लिए ये इन्वर्टर यूज होता है। अब ये मोस्टली AC और DC के अंदर डिफरेंस क्या है आप गूगल पे सर्च कर लेना। एज इन्वर्टर CCFLs के अंदर यूज होते थे, इसी वजह से ये करंट या मॉडर्न लैपटॉप्स के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके अंदर LED बैकलाइट यूज होती है। मोस्टली लैपटॉप में यूज तो नहीं होती, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं, अगर ये टेक्नोलॉजी खराब होती है, मींस इन्वर्टर खराब होता है, तो आपको डिस्प्ले नजर नहीं आएगा। ये इन्वर्टर मोस्टली लैपटॉप्स के अंदर अब यूज तो नहीं होता, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि इन्वर्टर की वजह से आप फेस कर सकते हैं, उनमें इन्वर्टर फेलियर, हाई वोल्टेज इशू, शॉर्ट सर्किट, कंपोनेंट फेलियर और पावर सप्लाई इश्यूज कॉमन है। इनकी ट्रबल शूटिंग के लिए आपको सिंपली लैपटॉप को एक डार्क प्लेस के अंदर लेके जाना होगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बैकलाइट खराब है या इन्वर्टर खराब है। अगर आपको हल्की सी ब्राइटनेस नजर आ रही है, इट मींस कि इन्वर्टर जिसका काम लो DC वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर रहा और बैकलाइट को हाई वोल्टेज नहीं मिल रही। इसके बारे में डिटेल्स जो है वो आपको उस पॉइंट में बताऊंगा जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग पे डिस्कस किया था। अब बताता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग पे डिस्कस किया था वो है क्या। अगर आप CompTIA प्लस वर्चुअल मेंटोर्स के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव का, हर एक डोमेन का ब्लॉग पोस्ट वर्चुअल मेंटोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो आप वहां से क्लिक करके वेबसाइट पे जाके एडिशनल पॉइंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। एडिशनल पॉइंट्स के साथ अगर आपको लगता है कि आपने वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है तो उसका क्विज टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर क्विज टेस्ट के अंदर 75% से अबव आप स्कोर करते हैं, इट मींस आप अच्छे से वो ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं। और अगर डोमेन की बात की जाए तो हर डोमेन के आपको क्विज टेस्ट मिल जाएंगे, जिनमें आपको मोर देन 100 क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको सॉल्व करके आप अपने नॉलेज को देख सकते हैं और अपने वीक पॉइंट्स को स्पॉट कर सकते हैं। एज दिस कोर्स इज कम्प्लीटली फ्री, लेकिन जो मिनिमम फी आप पे कर सकते हैं वो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके पे कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू CompTIA और CompTIA Plus और एनीथिंग वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 ओपन है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, और इस कमेंट का आंसर आपको यूट्यूब पे तो करेंगे ही, उसके साथ इसी कमेंट या इसी क्वेरी का जो आंसर होगा उसको ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी पोस्ट किया जाएगा, जहां से आप रीड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, स्पेसिफिकली IT की फील्ड में, तो अपने बेसिक्स को लाजमी क्लियर किया करें, क्योंकि बेसिक्स के बगैर कोई भी बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। और अगर पिछला ऑब्जेक्टिव 1.1 क्लियर नहीं है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज राइट वाली वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव 1.2 के अंदर क्या डिस्कस करेंगे ये देख सकते हो।